तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से मानसून ने तबाही मचा रखी है, और इसी पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। नवीन के भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। वहीं शोभित कटियार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक है, मौसम विभाग केंद्र शिमला के। वहीं नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहला सवाल नरेश जी आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि तबाही का जो ये मंजर है वो सबसे ज्यादा हिमाचल में ही देखने को मिल रहा है। कई जगह बादल फटे हैं, कई सारे बादल, मतलब 15-20 ऐसी घटनाएं हो गई इन दिनों बादल फटने की बीते 1-1.5 हफ्ते में। कई लोग लापता है, सड़कें बंद है, यानी बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ये शुरुआती मानसून ही है। जब अभी इतनी तबाही हो रही है तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है ये तबाही की घटनाएं और बढ़ेंगी। तो ऐसे में क्या काम सरकार कर रही है और कितनी तैयार है आगे के लिए? देखिए, ये जो आपने बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही बरसात आई है उसके बाद से नुकसान हुए हैं। पहले दौर में जब आई तो धर्मशाला में और कुल्लू में बाढ़ आई थी और वहां पे नुकसान हुआ था। लेकिन 1 तारीख को जो बादल फटने की घटनाएं हुई, आप एक समझें कि एक ही क्षेत्र में मंडी के जहां पर तकरीबन 10-11 बादल फटे हैं, घटनाएं हुई है, और उसमें जो प्रभावित हुए हैं इलाके जैसे थुनाग है या करसोग है या गोहर है, ये 3 ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत नुकसान हुआ है बादल फटने की घटनाओं से। आप ये समझें कि एक दिन के अंदर 1 तारीख को सुबह 2 तारीख तक तकरीबन 11 जगह जो है वहां बादल फटे हैं, और उसकी वजह से जान माल का, लोगों का, लोग घरों के अंदर थे रात के समय, सुबह के समय काफी नुकसान हुआ। एक ऐसी भी घटना हुई कि 9 लोग थे उस मकान में और अपने लेंटर पे खड़े थे, अपनी जान बचाने का प्रयास करने की कोई उनके पास रास्ता नहीं बचा था, रात का समय था और वो पूरे 9 के 9 बह गए। तो यहाँ तीनों जगह बहुत नुकसान हुआ है 1 तारीख को। लगातार और भी जगह है, धर्मपुर में नुकसान हुआ, मंडी में, सुजानपुर हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर में है, और वैसे तो पूरे प्रदेश में जैसे आपने बात कही कि हर जगह नुकसान हो रहे हैं। लेकिन जहां जान माल का नुकसान हुआ है, जहां लोग, आप समझे जो अभी तक हमारे पास आंकड़ा है 10 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 34 लोग जो है अभी तक लापता है, और उसके अलावा और 400 के करीब लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। सरकार पूरी तरह अलर्ट पे थी। जैसे ये अलर्ट आए थे मौसम विभाग से तो मुख्यमंत्री जी ने खुद सभी डिप्टी कमिश्नर्स को सबको अलर्ट पे रखा था कि सारा प्रशासन, सारे विभाग, उनकी बिजली विभाग हो, आईपीएच हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबकी छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई कि भाई सबको जो है काम पे रहना है, लोगों की मदद करनी है, राहत के कार्यों में पूरी तरह से लोग और सरकार। और आज मुख्यमंत्री जी खुद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंडी के 2 जगह 3 जगह गए हैं, अभी खुद दौरा कर रहे हैं और खुद उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन, चाहे आप एनडीआरएफ की बात करें, चाहे आप एसडीआरएफ की बात करें, सब लोगों को जो है, लोगों के हेल्प के लिए, सहायता के लिए, जहां लोग फंसे हुए हैं। हमारे साथ 2 तरह की बातें हैं कि एक नदियों के किनारे लोग फंसते हैं, एकदम से नदियों में जो जल स्तर बढ़ा, या आप जो छोटी खड्डे हैं उसमें जिस तरह से जल स्तर बढ़ा, और उसके अलावा कुछ रेनी सीजन में जो एक ऐसी नाले होते हैं जो बरसात के दिनों में आते हैं, इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा बारिश हुई। बादल फटने में आप समझे कि जहां बादल फटता है वहां बहुत तेजी से जो है हैवी रेन होती है, और निचले इलाकों में उसका बहुत सारा नुकसान होता है। तो पूरी कोशिश हो रही है हर तरह से लोगों को सहायता देने की, चाहे किसी भी तरह की सहायता है, पूरी तरह हर डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ सारा स्टाफ और सारे डिपार्टमेंट जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने 2023 में भी आपदा को देखा है। जाहिर सी बात है 2023 में भी काफी नुकसान हुआ था प्रदेश में, और सवाल ये भी है कि उसे देखकर इस साल में क्या सीख मिली और इस साल क्या एडिशनल जो है इंतजाम हुए, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि और भी मेहमान हैं तो उनका भी रुख एक बार मैं कर लूं। शोभित कटियार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं मौसम वैज्ञानिक के तौर पर। शोभित जी, देखिए शुरुआती दौर ही मानसून का बहुत ही मुसीबतें लेकर आया, खासकर पहाड़ी राज्यों के लिए, चाहे हम हिमाचल की बात करें चाहे हम उत्तराखंड की बात करें। लेकिन आने वाला समय क्या और मुश्किलों भरा है, कैसे आप देख रहे हैं? क्या मौसम विज्ञान की जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, उसे लेकर कितना और तैयार रहना होगा? देखिए, अगर आईएमडी के प्रेडिक्शन की हम बात करें तो जैसा कि हमने मानसून प्रेडिक्शन लगभग 1 महीने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि इस साल का जो मानसून है
वो काफी लगभग पूरे कंट्री में ही हिमाचल प्रदेश सहित हमें नॉर्मल से ज्यादा बारिश मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में लगभग पूरे मानसून पीरियड में 730 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लगभग हमें 109% या उससे ज्यादा बारिश मिलेगी, यानी कि 800 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश मिलने वाली है पूरे मानसून टाइम में। वहीं पे अगर हम आज से, हमारा कल से जुलाई का महीना चालू हो चुका है, हमने जून में देख ही चुके हैं कि मानसून आने के बाद से किस तरीके से हिमाचल प्रदेश से बारिशें लगातार हो रही हैं। अनेक जिलों में भारी बारिश हमें देखने को मिल रही है। जुलाई के महीने की भी अगर हम बात करें तो इस महीने भी हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में नॉर्मल से हमें ज्यादा बारिश मिलने वाली है। पूरे हिमाचल प्रदेश में नॉर्मली जुलाई के महीने में 250 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार भी, इस महीने में भी हमें 250 मिलीमीटर से लगभग सभी जिलों में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और ये भी देखा गया है बहुत सारी स्टडीज में कि पूरे इंडिया ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे नंबर ऑफ रेनी डेज हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, जबकि बारिश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उतनी ही है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने बहुत अच्छी बारिश का अगर प्रोडिक्शन किया है तो इट मीन्स कि एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन जी जुड़े हुए हमारे साथ, नवीन के भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, देखिए तबाही का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण होता है वो पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति होती है। तो ये कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, कैसे ऐसे समय में, जब इस समय में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है तो एक मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाते हैं जो कर्मचारी होते हैं, एनडीआरएफ के कहें चाहे हम एसडीआरएफ के कहें, ऐसे में पहाड़ी राज्यों के लिए खासकर कितनी बड़ी ये चुनौती होती है? ये तो चुनौती हर साल आती है, और खासतौर से इस बार मानसून थोड़ा पहले आ गया है, और अभी जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं ये डेंजरस है। क्लाउड बस्ट में क्या होता है, डबल वाटर फ्लो आता है, जो बारिश होती है वो डबल होती है, और जहां पर ये क्लाउड बस्ट होते हैं वहां उस एरिया में तबाही आनी तय है। और इसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, राज्य सरकारें इसके लिए पहले से तैयारी करती हैं। और इसके अलावा जो शेल्टर होम बनाए जाते हैं, यानी कि जब पता होता है कि यहाँ पानी आने वाला है या काफी तेज फ्लड आएगा, तो उसके लिए जो नीचे लो लाइन एरिया है या जो ऐसे नदी नालों के किनारे के लोग हैं उनको वार्निंग दी जाती है, उनको घर खाली करा के और शेल्टर होम में भेजा जाता है। अब प्रॉब्लम है हमारी तैयारी की। जब तैयारी हम लोग पहले से कर लेते हैं, लोगों को सेफ साइड में भेज देते हैं ताकि जान माल का नुकसान ना हो। और बाकी रहा सवाल इसका कि जो राज्य सरकारों की तरफ से तैयारी, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और जो बाकी की चीजें मुहैया कराई जाती हैं वो की जाती हैं, और लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। हिमाचल हुआ या उत्तराखंड हुआ, ये जितने पहाड़ी राज्य हैं उनको ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ भी दी गई है। यहाँ भी लोगों को, और खास तौर से आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एसडीएमए के चेयरमैन है तो वो इस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे भी उनकी जिम्मेदारी होती है एसडीएमए की। तो नवीन जी, कहा जाए कि पहाड़ी राज्यों में हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है? जी, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर है, अपने ट्रेनिंग भी दी है लोगों को। और इसके अलावा हमारी एनडीआरएफ भी आ गई है। हमारी जो है 5 टीमें तैयार हैं और जो इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम कर रही है। हमारे मोदी जी जो है वो राउंड द क्लॉक, उनका जो कंट्रोल रूम है वो इसके ऊपर लगातार निगरानी रख रहा है, उत्तराखंड पे भी और हिमाचल पे भी, और बराबर वहां से डायरेक्टिव्स मिलती है। एज पर देयर गाइडलाइंस हमारी एनडीआरएफ काम करती है, और राज्य सरकार बराबर कंधे से कंधा मिलाकर और हमें सहायता दे रही है। इसके अलावा जो मौसम विभाग है वो भी बराबर गाइडलाइन दे रहा है हमारे कंट्रोल रूम्स को, और सभी के सहयोग से, सभी के समन्वय से ये काम हो रहा है, वो साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। कुदरत भले ही कहर बरपा रहा है, लेकिन वो जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है उसे हम देख भी पा रहे हैं। नवीन जी, करूंगी आप करूं, क्योंकि नरेश जी भी लगातार बने हुए। नरेश जी, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, आप कर रहे हैं काम ग्राउंड स्तर पर, लेकिन केंद्र के साथ किस तरीके से समन्वय बना करके हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है ऐसे मुसीबत के समय में, इस पर भी आपका जानना चाहेंगे प्लान?
देखिए, निश्चित तौर पे हमारे को भारत सरकार से भी मदद चाहिए होती है। एनडीआरएफ की जो टीमें आई है वो भारत सरकार ने भेजी है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लगातार उनके संपर्क में हैं, जो भी हमको हेल्प चाहिए। लेकिन बाकी जो हमारे अपने स्तर पे है वहां पर हम पूरी तरह से अलर्ट है। सारा प्रशासन हर तरह से, एवरी डिपार्टमेंट, सब लोग हर तरह से तैयार थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पर जो ये बादल फटने की जो घटना होती है, इसका किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं कहाँ फट जाए। लेकिन नदियों के साथ और डैम्स है हमारे, और उस पे तो हम प्रिकॉशन करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, वार्निंग होती है कि आप ये जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, आप नदियों से दूर रहें, और जो नीचे लोगों को जो है शिफ्ट भी करते हैं। लेकिन जो ये घटना मंडी में हुई है, आप समझें कि 11 घटनाएं एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है, और उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि बादल कहाँ फटेगा और उसका नुकसान कहाँ होगा। ये तो केवल हम लोगों को राहत दे सकते हैं उसके बाद, जब ये घटना हो जाती है। तो ऐसा ही काम हमारी सरकार कर रही है, और उसमें जो भी हमें मदद एयरफोर्स से थी, एनडीआरएफ की टीम्स थी, वो भारत सरकार से मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जहाँ जान माल का नुकसान हुआ है, और हमारे पूरे प्रदेश में सड़कों का और बिजली की लाइनें, 400 से ऊपर सड़कें बंद हैं। काफी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में जो है, ये जो पहला दौर बरसात का रहा, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। उसका आंकलन भी किया जा रहा है। साथ साथ स्वाभाविक तौर पे जो है भारत सरकार से हमको फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि लोगों को एकदम राहत की जरूरत है। उनको अपने घर खो दिए लोगों ने, अभी लोगों को ये समस्या है कि उनके परिवारजन नहीं मिले, मिसिंग है। उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सारा जो राहत का कार्य है वो पूरे, आप समझें कि युद्ध स्तर पे चल रहा है, चाहे वो किसी भी जगह हो। तो यही प्रयास सरकार का है, उसके लिए हमें सहयोग निश्चित तौर पे भारत सरकार से मिल रहा है। और एनडीआरएफ की बात करें या और दूसरी, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपने ये अच्छी बात कही कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के नेता इस तरीके की बात कहते हैं कि केंद्र की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है, मैं लौटूंगी आपके पास। शोभित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शोभित जी, अभी जो वर्तमान समय में हम परिस्थितियां देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि शुरुआती दौर में ही इतना नुकसान होना कहीं ना कहीं संकट की बात है, चिंता की बात है। लेकिन आने वाले समय की बात करें तो किस तरीके से और एहतियात जो है सरकारें बरत सकती है, प्रशासन बरत सकता है, ये भी बताइएगा। और इसका क्या सबसे बड़ा कारण एक जलवायु परिवर्तन भी माना जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आगे वाले फोरकास्ट की बात करूं तो हमारा हिमाचल प्रदेश में 6 तारीख से, बल्कि 5 तारीख की रात से एक बार बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। अनेक जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलती रहेगी लगभग 9 जुलाई तक। ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। जहां तक बात है कि हमारे पास आईएमडी में बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है अर्ली वार्निंग सिस्टम आईएमडी में है, जिसके तहत जो है हम लगभग 5 से 7 दिन पहले अलर्ट इशू करते हैं। और अलर्ट भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट किसी भी एरिया के लिए हमने जारी किया हुआ है। और जहां तक एक्सट्रीम इवेंट्स का हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ रेनी डेज इनफैक्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि बारिश होना एक अच्छी बात है, लेकिन कम समय में उतनी ही बारिश हो जाना वो शायद चिंता का विषय है। जहां तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, तो क्लाउड बर्स्ट को अगर हम देखें टेक्निकली, ये बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट होती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट होती है। यानी कि किसी भी एरिया में अगर हमें 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे या उससे कम टाइम में अगर मिल जाए तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, और बहुत ही इंटेंस स्पेल होता है। यूजुअली जहां पे भी क्लाउड बर्स्ट होता है, हमारा फ्लैश फ्लड टाइप की एक्टिविटीज बहुत ही कॉमन होती हैं। इस टाइप की इवेंट को एग्जैक्टली पिन पॉइंट लाइक फोरकास्ट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम में। लेकिन हमारा जो नाउकास्ट स्केल है, यानी कि 3 से 4-5 घंटे पहले तक हमें जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाता है। और दूसरा है कि जहां तक तैयारियों का सवाल है, इस टाइप की जब इंटेंस स्पेल रेनफॉल के होते रहेंगे या क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं अगर हमें देखने को मिलती रहेंगी, जहां तक मैंने हिमाचल प्रदेश में देखा है कि यहाँ पे लगभग जो मानसून प्रिपेयर्डनेस मीटिंग है वो लगभग हर जिले स्तर की भी हो चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी सारी मीटिंग्स को अटेंड किया है, स्टेट लेवल की भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रिव्यू मीटिंग किया है। शोभित जी, क्या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक होती है मौसम को लेकर, या फिर जैसा कि अलर्ट जारी कर दिया जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और एक जिसको ये कहा जाता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, उससे क्या नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है अगर अलर्ट रहा जाए तो? जी,
वही मैंने बताया कि जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इट मीन्स किसी भी एरिया में कहाँ पे भारी बारिश, अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है, उसके आधार पे हम अलर्ट लगभग 5 से 7 दिन पहले इशू करते हैं। और अकॉर्डिंगली जिस भी एरिया के लिए हमने अलर्ट जारी किया हुआ है, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है या स्टेट गवर्नमेंट है, उस एरिया के लिए प्रोएक्टिवली काम करती है, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। और उसी के साथ मैं एडिशनली ये कहना चाहूंगा कि किसी भी आपदा के टाइम पे या इस टाइप के इवेंट्स में गवर्नमेंट के अलावा जो हमारी कॉमन पब्लिक है, उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं किसी भी एरिया में। जैसे मैंने बताया कि क्लाउड बर्स्ट इतना लोकलाइज्ड इवेंट है कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है बहुत बार, वो तो है। लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं उनको अपने लोकल फीचर्स की जानकारी होती है। और साथ ही अगर वो मौसम से संबंधित कोई भी अलर्ट के लिए लगातार अपडेट है, तो मुझे लगता है साथ ही गवर्नमेंट की ऑलरेडी तैयारियां होती हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है, इसमें हर स्तर की गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही IMD, उसी के साथ ही जो हमारा लोकल पब्लिक है उसका भी सहयोग बहुत जरूरी है। सहयोग होने के साथ साथ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर पब्लिक हमारी अवेयर है तो कहीं ना कहीं वो अपने स्तर पे भी बहुत सारे एक्शंस ले सकती है। बिल्कुल, लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल नवीन जी अब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि NDRF तो तैयार दिखती है हर समय, जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो मौके पर जल्द से जल्द मौजूद होकर राहत बचाव कार्य में जुट जाती है, लेकिन उन लोगों की क्या भूमिका होती है जो सामान्य लोग हैं, जो ऐसे में फंसे होते हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये किया जाता है ताकि वो भी इस समय में सहयोग दे सकें? देखिए, डिजास्टर पॉलिसी 2009 जो पार्लियामेंट से पास है, उसमें सेक्शन 10 और 11 में साफ दिया हुआ है कि सभी को डिजास्टर की और रेस्क्यू की ये ट्रेनिंग है, ये देना कंपलसरी है, मैंडेट है। तो उसमें उसके तहत हम लोग NDRF से भी, SDRF जो है वहां से भी, और राज्य सरकारों की तरफ से भी उनको बराबर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है पब्लिक को अवेयरनेस की। खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां इस टाइप की आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अर्ली वार्निंग देते हैं, अर्ली वार्निंग हमारे पास डिवाइसेस हैं और हम देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि देखिए जो पहाड़ों पर तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उससे क्या है कि जो तेज बारिश होती है तो पेड़ है नहीं, पेड़ वह जड़ें जो है वो है नहीं पेड़ों की, और तो जो पत्थर और मिट्टी को पकड़े हुए थी जड़ें और पेड़ वो है नहीं, तो इसलिए क्या होता है, मड स्लाइड हो जाता है। और ये मड स्लाइड पानी के प्रेशर के साथ आता है, तो गांव का गांव साफ हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तो यानी रात तक गांव था, सुबह साफ था। तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये वैसे राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और इलीगल माइनिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये सैडल डैम बनते हैं, जो इलीगल डैम्स बनते हैं, उन पे जो हैवी लोड चलता है, और इसके अलावा जो रोड्स वगैरह का हैवी कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी पर्सनली इस बारे में मॉनिटर करें कि ये जो लोड बियरिंग पहाड़ नहीं है हमारे, इनकी जो कैपेसिटी है कम है, तो इसलिए इलीगल ये कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और जो मकान हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वो उनके ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि यहीं से नुकसान होता है। बिल्कुल नवीन जी, और इसका ताजा उदाहरण अभी हमने हिमाचल में देखा था, जब रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और एक 5 मंजिला इमारत जी वो एकदम से धराशाही हो गई थी। हालांकि उसको रात में ही खाली करा दिया गया था, गनीमत ये थी कि लोगों का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पूरी 5 मंजिला इमारत ऐसे ढह गई थी जैसे ताश के पत्ते ढहते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, समय बचा तो नरेश जी एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल में हम देखते हैं बीते 2 से 4 सालों में हमने देखा है कि ऐसी ही आपदा आती है। 2023 की भी हम बात कर ले, चाहे 24 की बात कर ले, तो ऐसे में क्या राज्य सरकार एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में कुछ विचार कर रही है, या आने वाले समय में ऐसा कुछ फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, इस पे बात होती है। जो हिमालयन रीजन पे जो काम चल रहा है उसके ऊपर हो रही है सर्च, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पहाड़ों में जो ज्यादा 4 लेन्स बनाने की बात हो रही है, पहाड़ों को जो काटा जा रहा है, कटिंग हो रही है, उसकी वजह से स्वाभाविक तौर पे उसको नुकसान हो रहा है। जिस स्लोप पे, जिस एंगल में, डिग्री में उसको काटा जा रहा है,
4 लेन जो बने जहां वहां नुकसान हो रहा है। और ये भी स्वाभाविक है कि पिछले 2-3 सालों से जो बारिश है वो बहुत हैवी रेंज हो रही है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है। ये एक ऐसे 2 कारण हो रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है। जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी पहाड़ कट रहे हैं, तो वो एक देखना पड़ेगा कि हमारा, वैसे तो हमारा जो कवर है वो बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट कवर हमारा बहुत ज्यादा है, हम उसको बचा भी रहे हैं फॉरेस्ट को। और हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया के ऊपर बहुत काम किया इन 2.5 सालों में, बहुत सख्ती की है, बहुत सख्त काम हो रहा है इनके ऊपर और आगे भी जारी रहेगा। तो ये कदम तो उठाने पड़ेंगे और इस पे ऊपर सर्च और भी करनी पड़ेगी। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आने वाले समय में हमारी, चाहे कंस्ट्रक्शन रोड्स की है चाहे और दूसरी कंस्ट्रक्शन है, कि वो किस तरह से साइंटिफिक वे में हो सकती है। आपने बात की कि एक बिल्डिंग 5 मंजिला गिरी, अब आप बताएं कि आप 4 लेन का काम कर रहे हैं, एक पहाड़ को आप उसके पांव से काट रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पहाड़ टिका रहेगा, जबकि पहाड़ में कटिंग जो है टॉप से होनी चाहिए, साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, टॉप से कटिंग होनी चाहिए, चाहे वो मैनुअली हो रही है चाहे मशीन से हो रही है, टॉप से कटना चाहिए। अगर हम उसको जड़ों से, उसको पांव से कटेंगे तो वो 90 डिग्री में वो किस तरह टिकेगा। वही कारण वहां हुआ, जो नेशनल हाईवे NHAI वाले जो लोग 4 लेन का काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इनके ऊपर भी सख्ती करने वाली है कि जिस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि लोगों को नुकसान ना हो। पहाड़ों में जो है कटिंग का जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर तक जाता है और उसकी वजह से बहुत नुकसान उनके, चाहे वो उनके जमीन है चाहे उनके घर है कुछ है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से एक्टिविटीज पहाड़ों में बढ़ी है, खास तौर पे 4 लेन की वजह से बहुत नुकसान जो है, जहां जहां 4 लेन बने वहां लगातार 4 सालों से बरसात के दिनों में बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं शोभित जी आपसे लेना चाहूंगी। कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि हम अपने भविष्य को इस दौर में तो संवार सके, कम से कम कि आने वाले समय में ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं कम हो? कौन से वो कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इस टाइप की जैसा कि बहुत सारी स्टडीज हैं, मैंने कि बताया कि हमारा क्लाइमेट चेंज भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है। एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही हैं और पहाड़ों के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं, हालांकि प्लेन एरियाज के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए एक तो गवर्नमेंट का जो पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके अलावा जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में 5 साल में 10 साल में क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स जो बढ़ने वाली हैं उससे हम कैसे निपटें। और साथ ही लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के साथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी गवर्नमेंट्स कर सकती हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। और सिमिलरली शॉर्ट ड्यूरेशन में कि अगले 10 दिन में 15 दिन में कुछ एक्सट्रीम वेदर होने वाला है तो उससे हम कैसे निपटें। तो डिफरेंट स्केल पे तैयारियां करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं करी भी जा रही हैं। और साथ ही पब्लिक आउटरीच को मुझे लग रहा है कि बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पब्लिक तक चाहे वेदर फोरकास्ट हो, अलर्ट हो या गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी हो, वो टाइमली पहुंचे। और बल्कि सभी लोगों, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आखिरी गांव तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जिससे कि लोग अवेयर हों, सतर्क रहें और सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं टाइम से ही। ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन नवीन जी आपसे भी लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके के वो कदम उठाए जा सकते हैं जिससे चाहे हम अपनी टीम को मजबूत करें, राहत बचाव कार्य टीम को मजबूत करें, उस मामले में आपको क्या लगता है कि कौन सी जरूरी चीजें और उसमें ऐड होनी चाहिए? देखिए, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है बहुत ज्यादा और इसकी हमने इंफॉर्मेशन SDMO को भी दी है। इसके अलावा हमने ये देखा है आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी बहुत एक्टिव है और इधर हम लोग सजेशन देते हैं, उधर तुरंत काम हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने दीजिए, कोई बात नहीं, कितनी बारिश, आपदा और ये सब आ जाए, लेकिन हमारी टीमें बड़ी मेहनत और तत्परता से काम कर रही हैं। खास तौर से आपके SDMA और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, और खुद मुख्यमंत्री जी जो इसके चेयरमैन है वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिकॉज मैं तो कई साल से इस चीज को डील कर रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये जो पहाड़ी स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं सभी वार फुटिंग पर काम कर रहे हैं और सभी के यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाए गए। प्लान A, B और C तीनों प्लान बनाए गए, तीनों पे बस अब रहा सवाल ट्रेनिंग का। तो ये आपने बस मैं चाहूंगा कि पब्लिक ट्रेनिंग जो है इसको बढ़ाया जाए
और इसके ऊपर और ध्यान दिया जाए। इसके लिए अलावा बहुत सी एजेंसीज अभी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्टेट फाइंड आउट करके ऐसे एजेंसीज हैं जिससे आप अपने यहाँ ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं, विलेज डिफेंस फोर्स वगैरह बना के उसको ट्रेनिंग करके, क्योंकि इनकी बगैर मदद लिए ये पॉसिबल नहीं है, अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, पब्लिक का आपको हेल्प करना। बिल्कुल, और इसी को लेकर हमने सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ पूरा समन्वय बना करके काम किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो सूर्या विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।